ज़िंदगी में कई बार होता है, हम रास्ते को मंजिल मान लेते हैं, स्टिक हो जाते हैं उस रास्ते से कि इसी रास्ते पर चल के ही मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। ये गलत है। स्टिक होना है तो मंजिल से हो, रास्ते से नहीं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इनर वेलनेस टाइप के अगले एपिसोड में। आज हमारे बीच बहुत ही पावरफुल एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी मौजूद है, जो एक बहुत जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेल्स कोच, बिजनेस कोच हैं, एक बिजनेसमैन हैं और आज मिलियंस ऑफ लोग उन्हें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उनके कंटेंट को सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। सो प्लीज़ वेलकम सागर सिन्हा जी ऑन आवर शो। सागर जी, थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग ऑन अ शो। इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। सो कैसे ये जर्नी रही सागर जी कि आज आप एक ये इतनी सोशल मीडिया में हैं और रिसेंटली बहुत तेज़ी पकड़ी है आपने कंटेंट के मार्केट में भी, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई? हाउ इट स्टार्टेड? 2009 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं। और 2015 तक मैं बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था जॉब में। मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। तो 2015 में ही एक सेल्स एंड मार्केटिंग की इंडस्ट्री में घुसा मैं। तो घुसते समझ में आया कि यूट्यूब पे जैसा भी कुछ होता है। तो 2018 में हमने यूट्यूब शुरू करा। तो एक साल में 5 लाख से ऊपर अराउंड सब्सक्राइबर हो गए थे। तो 0 से 5 लाख मुझे लोगों ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत कुछ उगाड़ लिया तुमने, कर लिया है, तो ये होता ही नहीं ऐसा लोग। तो मैं भी समझ गया कि मैं तो तोप हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कर लिया। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत भारी बना लिया और यूट्यूब को बहुत हल्के में ले लिया। तो जब आप किसी को हल्के में लेते हो तो फिर आप उसको फिर समय नहीं देते। मतलब कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी डाल देंगे, कभी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से फिर बाद में यूट्यूब ने भी हमें हल्के में ले लिया और ले करके हमारे को गिरा दिया। फिर तकरीबन 2.5-3 साल में आउट रहा सोशल मीडिया से, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस 5 लाख तक पहुंच के फिर हाँ, तकरीबन 2.5 साल। तो ये समझो कि 1 साल लगे एक 0 से 5 लाख पहुंचने में, और 5 से 6 पहुंचने में तकरीबन 3 साल लगे। वो धीरे धीरे करके। तो अभी 1 साल पहले हमने वापस से कमबैक करा कि सोशल मीडिया की ज़रूरत तो है यार, और हमें भी ज़रूरत है और शायद हमारे पास जो है वो लोगों को भी ज़रूरत है। तो 1 साल से वापस से शुरू करा तो लोगों का प्यार मिलने लग गया, बढ़ते चले गए। लवली। सो आपने जैसे कहा कि ये कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक हुई, अब आप तो वापस ट्रैक पे आ गए। स्पेशली जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज की डेट में, जो कई बार शुरू करते हैं और बहुत थोड़े से समय में अपने मोटिवेशन को डिप्लीट होते हुए देखते हैं, गिर जाता है मोटिवेशन। सो हाउ पर्सन कैन स्टे कंसिस्टेंट? अपने मोटिवेशन को कंसिस्टेंटली कैसे बनाए रख सकते हैं लोग? सर देखो, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन आदमी को तब चाहिए होता है जब वो अपने ज़रूरतों से ढंग से अवेयर नहीं होता है। मतलब ज़रूरतों कहने का मतलब लक्ष्य को भी इन्वॉल्व कर लो, उसमें ड्रीम को भी इन्वॉल्व कर लो। मैं ज़रूरत ही कहूँगा, क्योंकि आपके पास जब ऐसी ज़रूरत है कि आपको करना ही करना है। अब जैसे शादीशुदा हो तो फैमिली है, शादीशुदा नहीं हो तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है, वो ज़रूरतें अगर आपको तंग कर रही हैं कि करना है, फिर किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आपको पता है कि नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर आदमी कंसिस्टेंसी पकड़ लेता है। अब जैसे शुरुआत में जब मैं 0 से 5 लाख मुझे यूट्यूब ने पहुंचा दिया, तो मेरे पास दूसरे सोर्सेज थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, मुझे लगा ठीक है यार, नहीं भी आ रहा तो। लेकिन अभी जिस चीज़ों को मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत है। तो अब जो मुझे मुकाम वापस से मिला है ना, तो मैं इसकी वैल्यू समझ रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं गिर चुका हूँ। तो जब आदमी किसी लेवल पे पहुँच के जाके गिरता है ना, तो उसकी वैल्यूज़ तब उसको रियल में समझ में आती है। कहते हैं ना कि आज़ादी की वैल्यू वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी हो। हम लोगों ने तो कभी गुलामी देखी नहीं, तो हमारे को आज़ादी भी लगता है तो है ही है। लवली, ब्यूटीफुल। सो आगे बढ़ते हुए कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कि फेलियर को बड़ा बुरा तरीके से देखते हैं या सेटबैक को बड़ा नेगेटिव मीनिंग में देखते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, दैट हाउ वी शुड सी फेलियर्स और सेटबैक्स इन आवर लाइफ इन सच अ वे कि हम उसे एक एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें, जैसे आपने भी किया। तो क्या मीनिंग रहना चाहिए फेलियर का आपके अकॉर्डिंग? देखो, फेलियर को अगर बुरा देखते हैं तो बुरा देखना भी चाहिए, क्योंकि बुरा होता है वो।
सेटबैक्स अगर बुरे लग रहे हैं तो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा होता है। सर हम इंसान हैं, हम दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कह दें या फिर हमने किसी से सुन लिया कि फेलियर से सीखो, फेलियर दोस्त है, फेलियर को हैंडल करना है। अरे बीइंग इन प्रैक्टिकल ग्राउंड हम इंसान हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं? जी, वो गांधी जी ने बोल दिया एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। अरे नहीं पॉसिबल है सबके लिए यार। वो लगता है थप्पड़ लगा तो गुस्सा आता है, हम भी उसको एक चमाट लगा दें, मन ये करता है। तो ऐसे फेलियर आए तो सर अच्छा किसी को भी नहीं लगता। बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे को जो मिला है सर उसके लिए हरकत हम ही ने करी है, किसी और ने नहीं करी। समझाता हूँ, जैसे अब +2 में मैं एक बार फेल हुआ था, तो +2 केमिस्ट्री में फेल हुआ। अब मैं इसके लिए किसको ब्लेम कर सकता हूँ? मेरे कॉलेज को, मेरे टीचर को, मेरे फादर को, मेरे बुक्स को, मेरे रिसोर्सेज को। अगर मैं ये सब करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, इडियट हूँ। लेकिन अगर मैं ये समझ पा रहा हूँ मैंने हरामखोरी करी, मैं अगर पढ़ाई कर लेता तो नहीं होता ना। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो अगली बार मैं क्या करूँगा? तैयारी करूँगा। तो जो भी फेलियर हो, नाकामी हो, नहीं हो पा रहा है, ये हमने ही किया है। आदमी वो आगे नहीं बढ़ पाता जो इन चीज़ों का रीज़न किसी और को पकड़ लेता है। मेरे दोस्त ने किया, रूम पार्टनर ने किया, इसने किया, उसकी वजह से, उसकी वजह से मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, मेरे माँ बाप गरीब हैं इसलिए मैं भी गरीब हूँ। फिर वो बढ़ता ही नहीं कभी। राइट। तो आई थिंक एक अच्छा बैक टू बैक पॉइंट आया कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो देन यू गिव क्रेडिट टू सुप्रीम, बट जब कुछ बुरा हो रहा है तो देन यू शुड नॉट ब्लेम द पीपल अराउंड यू, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक सक्सेस के अंदर किस्मत का कितना रोल रहता है, कितना रोल नहीं रहता है। कई लोग तो पूरा ही किस्मत के भरोसे बैठे होते हैं, कई लोग पूरा खुद के भरोसे मानते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? व्हाट इज़ द रोल ऑफ लक? किस्मत का कितना रोल है किसी भी व्यक्ति की सफलता में? मैटर करता है सर, बिल्कुल मैटर करता है। 1% ही करता है लेकिन करता है। लेकिन एक चीज़ हमारे को ये भी समझना है कि वो जो किस्मत का 1% है ना, वो 99% जो कर्म है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके बाद वो किस्मत का रोल आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा से अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं जॉब करता था, 9 साल मैंने जॉब करा, फिर जब अपना बिजनेस शुरू करा तो बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। बहुत बार मेरी जॉब गई, और जॉब तो एक बार ऐसे गई कि 2 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और मेरी जॉब चली गई। ओहो। अब सोचो क्या हालत होगी। लेकिन मैं अपने को किस्मत वाला क्यों मानता हूँ कि भगवान ने मेरे को हर बुरे टाइम में ये बुद्धि दिया कि आगे कैसे बढ़ना, उस पर दिमाग लगा। मेरी जॉब गई तो मैं रोने धोने नहीं लग गया। मैंने ससुराल वाले को नहीं बताया, जो होने वाले ससुराल वाले थे। मैं जब भी मेरा बुरा टाइम आता है मैं 10 दिन के लिए कमरा पैक हो जाता हूँ, किसी से दुनिया से कोई मतलब नहीं, और अपनी तैयारी पे लग जाता हूँ। 10 दिन के लिए तैयारी पे लगा, 11वें दिन मुझे नौकरी मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं यहाँ पे किस्मत वाला अपने आप को मानता हूँ कि मेरे को ये बुद्धि दिया है भगवान ने कि तू रोने पीटने वाला नहीं है। मैं कम से कम रोने पीटने वाला नहीं हूँ। पूरा टाइम सबके साथ है, लेकिन व्हाट टू डू नेक्स्ट, मेरा फोकस हमेशा से उस पर रहता है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, ये किस्मत मैं मानता हूँ कि ये भगवान ने जो सोच दी है मेरे को, ये किस्मत है। बट ये क्यों मिली? कि पिछला जो मेरा कर्म है, बार बार मेरा कर्म यही है कि हमेशा आगे बढ़ते रहने का। तो मुझे लगता है शायद इसलिए भगवान ने मेरे को ये बुद्धि दे दी। लवली। सो आई थिंक एक बैलेंस है दोनों का, मगर आप काम करते रहते हैं, वो एक्शन लेते रहते हैं, तो फिर बाद में लक को भी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आना ही पड़ता है, वो वाली बात है। भगवान मुझे लगता है कभी किसी ऐसे आदमी को बहुत कुछ नहीं देता जो दूसरों को कोसने वाला होता है, जो कंप्लेनिंग होता है, कभी नहीं देता ऐसे आदमी को। रीज़न ये है कि सर ऐसे आदमी को अगर राजा बना दिया गया ना, मतलब एक किसी राज्य का अगर राजा कैसा होता है, वो प्रजा की रक्षा करने वाला होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है। अगर राजा कमज़ोर हुआ तो धृतराष्ट्र वाला हाल हो जाएगा। धृतराष्ट्र कमज़ोर था, इसीलिए तो हस्तिनापुर बर्बाद हुई। अगर वो स्ट्रांग होता, अपने बेटे को डांटने का दम होता उसमें, ये ऐसे नहीं कर, शकुनी को घर से बाहर निकालने का दम होता, भले ही साला है, तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन कमज़ोर था वो, डिसीजन मेकर नहीं था, दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होने वाला था, बर्बाद हो गया। सेम वे भगवान भी ये देखता है कि ये आदमी कैसा है, अपने परिवार, अपने सोसाइटी, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है क्या, कि हमेशा दूसरों के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होने वाला है, हमेशा परिस्थिति से इन्फ्लुएंस होने वाला है। ऐसे आदमी को कभी राजगद्दी नहीं मिलती। सो लीडरशिप में जैसे अगर कृष्णा का कैरेक्टर हम देखें या श्री राम का देखें, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उन कैरेक्टर से क्या विजडम विड्रॉ कर सकते हैं कि स्पेशली लीडरशिप में या बिजनेस के अंदर क्या लेसन्स हम ले सकते हैं? आदमी
किसी और की वजह से नहीं, अपने कर्मों की वजह से जो भुगत रहा है सो भुगत रहा है। प्लस आप कृष्ण को देखें, राम को देखें, एवरी मोमेंट लीडरशिप आपको दिखेगी। राम जी के साथ एक वाकया हुआ था, जब सीता का हरण हो गया था तो परेशान थे बेचारे, दोनों भाई परेशान है, लक्ष्मण परेशान, भाभी कहाँ चली गई, राम जी परेशान, बीवी कहाँ चली गई, भटक रहे जंगल जंगल में। और सबसे बड़ी दिक्कत, उनको दिशा तक नहीं पता है, कौन सी दिशा में कौन लेके गया कुछ नहीं पता, तो किधर जाए ढूंढने के लिए कुछ नहीं पता। तो रास्ते में मरे हुए, मतलब लेटे हुए जटायु मिलते हैं, एकदम घायल, क्योंकि लड़े थे जटायु रावण से। तो वहाँ जैसे उनसे उनके पास गए, बातचीत करने लग गए, तो बातचीत में पता चला कि जटायु जो हैं दशरथ के दोस्त हैं। तो राम के मन में एक अलग गीत जाता है, ये तो बाबू जी के दोस्त हैं हमने, अब बाबू जी उस वक्त तक जा चुके थे। तो जटायु का सिर उन्होंने अपनी गोद में लिया था राम जी ने, और जटायु अपनी बात बता रहे थे कि किस तरीके से सीता को राम लेके गया और कितना मैं लड़ा, कितनी मैंने कोशिश करी और फाइनली ये हाल हुआ मेरा। अच्छा, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका था ना, बीवी के लिए कोई थर्ड पर्सन इतना लड़ा और ये हालत हुई, प्लस वो आदमी मेरे बाबूजी का दोस्त भी है इतना करीबी। तो राम जी का रोने का मन कर रहा है, बिलक रहे हैं वो। लक्ष्मण कह रहे हैं भैया आपका बहुत रोने का मन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, रो लो, आपके आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो अब सुनिएगा राम जी क्या कहते हैं। राम जी कहते हैं कि मैं रो लेता, लेकिन अगर मेरे आंसू निकले ना, आंसू में नमक होता है, इनके जिस जगह पे पड़ेगा वो बहुत तकलीफ होगी इनको, इसलिए मैंने अपने आंसू रोक रखे हैं। सर कितना बड़ा एग्जाम्पल है, सोचो। रोक मतलब आपके साथ में करीबी जुड़े हुए लोग जितने हैं, इतने डेप्थ तक जाकर के आदमी उसके बारे में सोचता है। अच्छा, उसी वाक्य में आगे सोचो, जटायु कहता है कि मैं तो जा ही रहा हूं ऊपर, दशरथ को जाकर के बता दूं कि भैया तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, बेटे की तुम्हारी पुतौ लेकर के कोई निकल लिया है इसे करके। तो बोलते नहीं, अभी मत बताना जा करके, कुछ दिन रुक जाओ, मैं रावण का पूरा वंश समेत उसका नाश कर दूं, फिर रावण जब ऊपर जाएगा ना वो खुद ही बता देगा। सर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, उस आदमी के पैर में चप्पल नहीं है, दो भाई के अलावा कोई तीसरा नहीं है, अयोध्या से वो सीना नहीं मंगा सकते, दो भाई, रावण उतना बड़ा विशाल सेना लेकर के। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखो, मरते हुए आदमी में कह रहा है अभी कुछ मत बताना, उसका वंश नाश मैं करूंगा तब वो खुद जाके बताएगा। सर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आदमी के पास जब रिसोर्सेज नहीं होता ना वो टूट जाता है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अभी क्या करूं, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, लोग नहीं है, मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा कंप्यूटर नहीं है, बहुत कुछ। सर यही तो समय होता है विश्वास करने का कि मैं कर सकता हूँ, और जब आदमी विश्वास करता है तभी तो रिसोर्सेज ढूंढने के लिए निकलता है वो, राइट। जब विश्वास नहीं होता तो आदमी कदम भी नहीं बढ़ाता रिसोर्सेज निकालने के लिए। तो रिसोर्सेज बाद में आते हैं, विश्वास पहले आता है। आदमी सोचता है रिसोर्सेज आ जाए तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, बट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस। सो ट्रू, लीडरशिप लेसन। सो ट्रू, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रीमिंग बिग इन सक्सेस? आप काफ़ी ड्रीम्स पे भी बात करते हैं, सो वेयर डू यू सी द पावर ऑफ ड्रीमिंग बिग? कई बार इस पे किताबें भी लिखी जाती हैं, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि ड्रीम किस हद तक हमें फ्यूल कर सकते हैं? मैं थोड़ा देखो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत सुनता बहुत सारी चीज़ें हूँ, पढ़ता बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मुझे यकीन भी नहीं होता। ड्रीम बिग, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पोस्टर लगा लो अपने ड्रीम के, गोल में लगा दो, मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे घर में कोई ड्रीम का पोस्टर नहीं है सर, कभी नहीं लगा। हाँ, शुरुआत में लगा था जब मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे शुरू, तो लोग कहते थे ये करो वो करो, पोस्टर लगा, अपने भर रखा था पोस्टर से, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। आपके घर में जब नया नया पोस्टर लगा है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर ये सब का, 2 दिन आपको एक्साइट करेगा वो, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाओगे उसी को बार बार देखने का, वो कोई काम नहीं करता। मेरा मानना है जो करंट सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 100% हम दे रहे हैं, अगर शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला हमारे को आगे इसका स्टेप दिखाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को ड्राइवर की नौकरी चाहिए और उसको कहीं बुलाया जाता है ड्राइवर की जॉब के लिए, और जिस आदमी ने बुलाया है उसके पास 2 गाड़ी है, मारुति 800 और मर्सिडीज़। अब मर्सिडीज़ के लिए उसको ड्राइवर चाहिए, लेकिन जब ड्राइवर उसके घर पे पहुंचता है तो वो कहता है कि ये रही मेरी मारुति 800, जरा ट्रायल देके मुझे दिखाओ तुम चलाते कैसा हो। अच्छा, ड्राइवर ने क्या समझा, मुझे मारुति 800 चलानी पड़ेगी, तो ठीक है, ड्राइवर किसी तरीके से चला करके दे देता है। तो मालिक देखता है तो बड़ा बदतमीज आदमी, उसको सही से चलाना नहीं आता है, तो उसको भगा देता है वो। बट मालिक की प्लानिंग क्या थी, उसको मर्सिडीज देना था, बट उसकी करंट की हरकत की वजह से उसको 800 भी नहीं दिया।
तो व्हाट आई बिलीव करंट टाइम में जो आपके पास सिचुएशन है, जो रिसोर्सेज है, जो काम है, उसमें 100% नहीं सर 500% दिया ना तो बड़ी चीज़ ऊपर वाला खुद देता है। मैं बड़ा मानता हूँ ऊपर वाले में, क्योंकि देखो कृष्णा कहते भी हैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ प्लानिंग करना है, काम करना है, देना मेरा काम है। कृष्ण कह रहे हैं कि देना मेरा काम है, वो मैं ही डिसाइड करूंगा देना है कि नहीं देना है। तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, काम करके दिखाओ, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं दे दूंगा। मालिक है ना वो, मालिक ऐसा ही होता है। मालिक प्रमोशन कब देगा? जब एम्प्लॉय का काम अच्छा लगेगा। तो मालिक कब देगा? जब तुम्हारे को जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम निभा के दिखाओ कितना शिद्दत से करते हो, तभी तुम्हें बड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ। तो ड्रीमिंग बिग, गोल बिग, ठीक है सर, बट उससे ज़्यादा फोकस करंट की सिचुएशन में जो मिला है उसमें पूरी जान लगा के करने में फोकस होना चाहिए। आगे का चीज़ मिलती चली जाती है। तो सागर जी, आप काफ़ी कई बार मनी माइंडसेट पे भी बात करते हैं और मनी पे भी आप काफ़ी बात करते हैं। तो मैं खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, तो हमने कई बार देखा है कि मनी को लेके बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिमाग में लोगों के रहते हैं, स्पेशली जो कई लोग शुरू कर रहे हो। पर कई बार इसकी वजह से टैलेंटेड होने के बावजूद भी लोग शायद जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं कमा पाते। सो आपने इस जर्नी में अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्या ब्लॉकेजेस देखे हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है? मनी के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज कहने का मतलब एक ये तो है ही कि पैसा कैसे कमाना, उसमें चैलेंज तो है ही, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी ना उसको मैनेज करने का चैलेंज है, नहीं आता लोगों को। जैसे मैं खुद भी नहीं था 2015 तक, मैंने 2009 में जॉब शुरू करी और 2015 कितने साल, 6 साल हो गए। 6 साल में मेरा बैंक बैलेंस 0 था, उल्टा मैं क्रेडिट कार्ड के कर्जे में था, मेरा पर्सनल लोन, होम लोन सब था, मतलब नेगेटिव में था मैं। तो उस वक्त तक मेरे को भी नहीं पता था कि अरे सैलरी तो ठीक ठाक आ रही है, लेकिन सैलरी को मैनेज कैसे करें नहीं पता था। तो कैश फ्लो नेगेटिव। फिर धीरे धीरे समझना सीखना शुरू किया तो समझ में आया बाप रे बाप कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। तो आज के समय में आप देख लो, कॉर्पोरेट में लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले एक आदमी का बैंक बैलेंस 0 है। सिर्फ 0 नहीं है, वो नेगेटिव में है, लोन में दबा हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड के बिल में दबा हुआ है। हमारे मेरे पापा की सैलरी वो बताते हैं कि जब वो रिटायर होने वाले थे लास्ट स्टेज पर, तो उनकी सैलरी 30,000 रुपये हुई थी रिटायर होने के टाइम पे। अच्छा, शुरुआत में जब उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया तो उनकी सैलरी वही 5,000, 4,000, 3,000, 1,500, 800, 200 रुपये की सैलरी वो सब हुआ करता था। अब इसमें उन्होंने कितनी सारी चीज़ें कर दी, अपने को पढ़ा भी दिया, मेरी बड़ी बहन की शादी भी हो गई, घर भी बना, 2 घर भी बना दिए, कितना कुछ कर दिया इतनी छोटी सैलरी में। आज लोग बड़ी सैलरी बड़ी कमाई लेके भी कुछ नहीं कर पा रहे। मनी मैनेजमेंट नहीं आता सर लोगों को, और चैलेंज ये है कि कहीं सिखाया भी नहीं जाता। तो पैसा कमा भी लेते हैं लोग, लेकिन उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाते, अय्याशी में उड़ा देते हैं। आज देखो सोशल इन्फ्लुएंस बहुत है ना, आपके हाथ में अगर आईफोन है तो धारणा ये है कि 4 लोग आपकी इज्जत करेंगे, हाँ पैसे वाला आदमी है, नहीं 3 कैमरे पीछे दिखने चाहिए। आपने एडिडास, पूमा और ये सब जूते उते पहन रखे हैं, मतलब आदमी अमीर है तो इज्जत करेगा। तो इज्जत की का ये पैरामीटर बन गया है, बजाय वो ये भूल गया कि भैया ये नकली इज्जत है। जिस दिन तुम्हारे पास एडिडास और पूमा के जूते नहीं रहते, हाथ में आईफोन नहीं रहते, तो ऐसी इज्जत लेके करना भी क्या, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन। उससे अच्छा ऐसी वाली इज्जत क्यों ना कमाई जाए कि सामने वाले को जब पता चले कि मेरे बैंक में 1,000 करोड़ पड़ा है तो उसके होश उड़ जाए, वो 7 जन्मों तक मुझे नहीं भूल पाएगा। ये वाली इज्जत कमाए ना, तबली। और कहते भी है ना कि अर्निंग एंड बिल्डिंग वेल्थ टोटली डिफरेंट गेम्स हैं। कई लोग दे आर वेरी गुड इन अर्निंग, कि आप सेल्स में अच्छे हो, आप बेच लेते हो, पैसा लेकर के आ जाते हो, बट देन उस चीज़ को खर्च करके और कहीं ना कहीं उसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है उसको, वो कहीं ना कहीं लोग नहीं कर पाते हैं। अरे किताब है सर साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें एक चीज़ है, वो रिहाना की स्टोरी है। रिहाना ने एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पर केस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो कहती है इसके फाइनेंशियल एडवाइस की वजह से मैं बर्बाद हुई, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। तो कोर्ट में फाइनेंशियल एडवाइज़र ने बोला, जज साहब एक बात बताओ, क्या मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि जब आप पैसों से चीज़ें ही खरीदते रहोगे तो आपके पास सिर्फ चीज़ें बचेंगी, पैसा नहीं बचेगा। तो आदमी आज वही तो करता है कि जितना पैसा कमाया। अच्छा, आदमी का कमाने का पर्सपेक्टिव भी देखो ना आज कितना गलत है। क्यों अमीर बनना है? क्योंकि मैंने किसी की मर्सिडीज, किसी की BMW देखी, मुझे भी वो खरीदना है। मान लो 1 करोड़ की गाड़ी है, 1 करोड़ आप कमा लिए, जाके गाड़ी खरीद लोगे तो 1 करोड़ तो गया, अब आप करोड़पति रहे नहीं, आपका 1 करोड़ तो गाड़ी वाली कंपनी के पास गया। अब आप गाड़ी लेके क्या करोगे? आप अब लग्जरी घर खरीदना है इसलिए करोड़पति बनना है, इसलिए अमीर बनना है, लग्जरी घर खरीद लिए, पैसा तो खा लिए। सर समझने वाली बात यह है कि रिच नहीं बनना। आज एक सोसाइटीज़ में देखो, मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई सोसाइटीज़ में सब 4 व्हीलर, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, फ़ोन, आईफोन, बैंक सबका खाली। सर देखने में सारे अमीर लग रहे हैं, है कोई भी नहीं।
अगर आदमी से पूछा जाए कि एक आपके आसपास कितने लोग अमीर हैं, तो आदमी हो सकता है नाम ले ले, ये भी अमीर है, वो भी अमीर है, वो भी अमीर है। लेकिन ये पूछा जाए कितने लोग वेल्दी हैं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वेल्थ तो छुपी हुई थी ना, दिखती कहाँ है, किसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ दिख रहा है। मेरे पास मैं कितना इन्वेस्ट करके बैठा हूँ किसी को नहीं पता। कोई पता कर भी नहीं मैंने सकता। सही है। क्या पहन रखा है ऊपर, आदमी मेरी औकात का अंदाजा उससे लगाएगा, जबकि वो तो रियलिटी नहीं है, वो तो दिखावा है। पीछे तो मेरा बैंक बताएगा, पीछे तो मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बताएगी मैं कौन हूँ। तो आदमी बस सोशल इन्फ्लुएंस के चक्कर में बर्बाद है। कई कहते हैं ना कि रिच बनो, मतलब रिच दिखने की कोशिश मत करो। मैनी पीपल दे आर पुटिंग एफर्ट कि मैं अमीर दिखूं कैसे बनने के बजाय, और जो रियल वेल्थी होते हैं दे कीप देयर वेल्थ हिडन, की जो छिपा के रखते हैं उसको, कि सामने नहीं आती है। बुरे समय में वही काम आएगा ना सर। और एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी थी कि कोई बंदा अगर पोर्श गाड़ी चला रहा है तो आप उसकी पोर्श गाड़ी को देख करके ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये कितना अमीर है, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद इसको बैंक लेके भी चली जाएगी। लेकिन उसकी पोर्श गाड़ी देख करके ये जरूर पता चल सकता है कि पहले जितना भी था उसके पास उससे 1 करोड़ कम है। हाँ एग्जैक्टली इतना डेफिनेटली है, बाकी कुछ पता चले या ना पता चले। सो मूविंग ऑन, आपका जो स्केड्यूल रहता है और जो आप काम करते हैं, रियल इस्टेट में भी आपने बताया आप काम करते हैं, कंटेंट भी आप क्रिएट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस लेने भी आप जा रहे हैं, तो ऐसे में हाउ डू यू मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस? वो आप कैसे मेंटेन करते हो? या फिर जब आपको अगर कोई बर्नआउट है या एग्जॉशन है या इफ़ यू फील स्ट्रेस्ड, तो आप अपने जीवन में मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस करते हो? बात यह है सर, मेरा मेंटल हेल्थ तब है जब मैं खुश हूँ, और मेरे लिए खुशी की डेफिनेशन तब है जब मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे काम करने में मज़ा आता है, आपके साथ बात करने में मज़ा आ रहा है, ये काम ही है। तो मुझे जब तक काम करने में मज़ा आ रहा है, जब तक मेरे पास काम है, मेरी मेंटल हेल्थ बनी हुई है। किसी को हरामखोरी करने में मज़ा आता है, दोस्तों के साथ घूमने में मज़ा आता है, तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ उसकी ठीक है, वही है। हाँ, उसका मेंटल हेल्थ अभी ठीक है, बाद में नहीं रहेगा क्योंकि पैसा नहीं आएगा उसके पास। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो है। अच्छा, रही वर्क लाइफ बैलेंस की बात, तो वर्क लाइफ बैलेंस सर ऐसा है कि आदमी अगर कोई ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता है ना, बहुत कुछ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। आदमी अगर ठीक ठाक मीडियोकर टाइप लाइफ जीना चाहता है, थोड़े से छोटा सा घर, थोड़े से पैसे, अगर इस तरह की लाइफ वो जीना चाहता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी इजीली बनाया जा सकता है। मैंने सर क्या करा ना, जनरली मैं क्या करता हूँ, रात को 2 बजे के आसपास सोता हूँ, कई बार 3 भी बज जाते हैं। रात को मैंने देखा है कि 11 बजे के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी का लेवल टॉप पे होता है, और 11 बजे से 2 बजे के बाद, स्पेशली 12 बजे के बाद, मेरे को खतरनाक आइडियाज आते हैं। मैंने लाइफ में जितना भी कुछ बड़ा करा है ना अब तक, वो 12 बजे के बाद आए हुए आइडिया की वजह से करा है। तो मैंने कई बार क्या करा, क्या राजेश का 12 बजे के बाद ही क्यों ये आते पता हैं? नहीं मुझे, ये पता नहीं। कई बार मैंने कोशिश करा कि नहीं यार, डिसिप्लिन ज़रूरी है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। मैंने 2-2 महीने, 3-3 महीने तक आदत अपनी डेवलप कर ली सुबह उठने की। लेकिन मैंने क्या देखा, उस टाइम पे मेरा काम लॉस हो रहा है, ख़राब हो रहा है। मतलब कुछ मैं इनोवेटिव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा। ठीक है, मैं शारीरिक मेहनत तो कर पा रहा हूँ, शारीरिक लाइफ मेरी ठीक चल रही है, लेकिन मेंटल या फिर धंधे का ग्रोथ मेरा शायद रुक गया है। शायद मैं वो उस लेवल से नहीं सोच पा रहा जैसे मैं 2 महीने पहले सोच पा रहा था। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा यार, ये वर्क लाइफ बैलेंस भाड़ में गया, डिसिप्लिन नहीं चाहिए मेरे को। मैं वापस वही आ गया। मेरे को 8 बजे उठना, 9 बजे उठना चलेगा, लेकिन मैं 2-3 बजे तक तो जगूंगा, क्योंकि काम मेरे को वही जगना देता। अच्छा, जैसे सोचो हम जिस लाइन में यहाँ क्रिएटिविटी चलती है, जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सोसाइटी को लेके, किताबें पढ़नी होती है, तो इट्स अ क्रिएटिव काम। हम कई बार वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो बनाने का आइडिया कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रात को सोने गया मैं बेड पे, 2 बज रहे हैं, और सोते सोते कुछ आइडिया आ गया। अच्छा, अब देखो, उस आइडिया को दबा करके मैं कहूँ नहीं ये टाइम सोने का, और मैं सो गया। लेकिन मैंने क्या करा, नींद गया भाड़ में, उस आइडिया को जाकर पहले लिखा, क्योंकि सुबह तो मैं भूल जाऊँगा ना, लिखा अच्छे से। अच्छा, जब आप आइडिया को लिखने के लिए बैठे तो और कुछ नया नया आएगा लिखते लिखते, तो 2 बजे आप बैठे हो आप लिखने के लिए, लेकिन 4 बज गए लिखते। सर नींद तो गई। लेकिन उस एक आइडिया की वजह से पता चला 1 महीने में आपने 50 लाख रुपए का नया धंधा कर लिया। सो ट्रू। तो सर अगर मैं 2 बजे सो जाता तो मेरा 50 लाख का नुकसान था। तो मैं काहे को डिसिप्लिन, मुझे नहीं चाहिए डिसिप्लिन, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं चाहिए मेरे को। मैं जैसा हूँ फिट हूँ, बढ़िया चल रहा है और खुश हूँ, सबसे बड़ी बात यह है।
हर आदमी का खुशी का फैक्टर अलग अलग है। मेरे लिए मेरी खुशी का फैक्टर काम है। अगर मेरे को काम मिल रहा है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, काम में लगा पड़ा हूँ, तो वो मेरी खुशी का फैक्टर है। मेरे लिए डजेंट मैटर कि मैं रात को जग रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, दोपहर सो रहा हूँ, मैटर नहीं करता। लवली। इनफैक्ट मैं कई बार अपनी एनएलपी क्लासेस में भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि 6 साइकोलॉजिकल नीड्स है हमारी। एक होती है सर्टेनिटी, निश्चितता की नीड। एक होती है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की नीड, की वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में। एक होती है सिग्निफिकेंस, की स्पेशल फील होना, वीआईपी इंपॉर्टेंस फील होना। एक होती है लव एंड कनेक्शन की नीड, एक होती है कंट्रीब्यूशन की नीड, और एक होती है ग्रोथ। तो ये 6 कुछ मात्रा में हम सब में होती हैं, लेकिन जो हमारी नंबर 1 होती है वो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल बनती है अंदर से। हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम है, सब उस एक सेंटर के अराउंड बिल्ट होते हैं, और हमारी खुशी भी उसकी फुलफिलमेंट पे निर्भर करती है। तो कितना ब्यूटीफुली आपने उसको एक्सप्लेन किया है कि योर पीआईपी इज़ ग्रोथ, ग्रोथ इज़ योर पीआईपी। तो जब तक आप वो काम करोगे, चाहे वो बिजनेस की ग्रोथ है, चाहे आप किताब पढ़ के पर्सनली अगर ग्रो कर रहे हो, तो पर्सनल ग्रोथ हो चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ हो, इफ़ ग्रोथ इज़ योर पीआईपी देन एवरीथिंग एल्स, चाहे वो हेल्थ साइड में जा रही हो, बाकी कुछ भी साइड में जा रहा हो, इफ़ यू आर लर्निंग न्यू थिंग एंड इफ़ यू आर टीचिंग न्यू थिंग एंड इफ़ यू आर ग्रोइंग, यू विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड। आप हर समय फुलफिलमेंट पे स्थिति में रहेंगे। परफेक्ट, आपने एकदम एक लाइन में बांध दिया उसको, जिसके लिए मैंने 10 लाइन खर्चा करा दिया। आध्यात्मिकता का क्या रोल देखते हैं आप सफलता के अंदर, कि एक इंसान का आध्यात्मिक होना कितना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? बहुत ही ज़रूरी है सर। मुझे लगता है इसके बिना अगर कोई सक्सेसफुल हो भी गया तो शायद वो सक्सेसफुल रह नहीं पाएगा लंबे समय तक। इस रास्ते पर उसको आना ही पड़ेगा। अच्छा, आध्यात्मिकता भी बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, हर कोई मतलब नहीं समझता इसका। आध्यात्म इस वर्ड को अगर पकड़ो तो अधि आत्म, अधि का मतलब वो अधिक, ज़्यादा, आत्म का मतलब मैं से ज़्यादा। हर आदमी के लिए तो मैं ही सबसे ज़्यादा है ना, मेरे से बड़ा कौन, सब मेरे से ज़्यादा समझदार कौन। इससे ऊपर उठना है, इसके ऊपर वाले को देखो, समझो, उसके सामने नमन करो, उसके सामने झुको, वो आध्यात्मिकता है। अब इसके ऊपर कोई भी हो सकता है, आपका रियल गुरु हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिस दिन उसको पूजना शुरू कर दिया, अपने से बड़ा मानना शुरू कर दिया, वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता है। और मैं मानता हूँ कि अपने से बड़े अपने माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे मामले में आपको माँ बाप भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से ही आपको सिखाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग जिनके पास हर तरह का तजुर्बा हो, आप कृष्ण के पास चले जाओ, भगवान राम के पास चले जाओ, जिंदगी के हर चीज़ का तजुर्बा है उनकी लाइफ में, तो उनको अध्ययन करो पूरी तरीके से, पूरे कैरेक्टर को देखो, एक एक चीज़ समझो, हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ से आपको। तो मैंने अपने से बड़ा उनको मान लिया है, उनसे सीखता हूँ, तो मैं अपने से बड़े को, यानी कि आध्यात्म की तरफ मैं हूँ, मेरे हिसाब से। ये मेरी डेफिनेशन है, गलत भी हो सकती है। सो रैपिड फायर में जाने से पहले एनी 3 एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर ऑडियंस, जो भी सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इम्पैक्टफुल क्रिएट करना चाहते हैं, एनी 3 एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आज जो आपके पास है उसको कोसो मत, उसकी इज्जत करो, उससे प्यार करो, और आगे के लिए प्लानिंग करो उसको प्यार करते हुए। जो भी पोजीशन आप होल्ड करते हो, जितनी भी जिस लेवल की सक्सेस आपके पास है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, सर लोगों का भला करने की सोचो, क्योंकि मैंने रामायण से भी सीखा, गीता से भी सीखा, हर जगह से आपको यही सीखने का मिलेगा कि भगवान जब जब धरती पे आए हैं, उनका धरती पे कारण यही रहा है आने का कि उन्होंने समाज को बर्बाद होने से बचाना था। कर्ण समाज को बर्बाद कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, उसको बचाने के लिए कृष्ण आए। रावण समाज को बर्बाद कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, उसको बचाने के लिए राम आए। तो समाज के लोगों पर आप अगर उनके साथ अगर बुरा कर रहे हो, तो आप भगवान से दुश्मनी मोल रहे हो, और भगवान से दुश्मनी मोल लेके कहाँ जाओगे? ठीक है, तो आसपास के लोगों के साथ अच्छा करने की नीयत रखो, तो फिर ऊपर वाला अपने साथ है। संघर्ष सर, इसको मान के चलो, ये आएगा लाइफ में, इसके बिना रह नहीं सकते, इससे बच ही नहीं सकते, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। तो जब भी मुश्किल टाइम आए, फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आगे का सोचो कि काम क्या करना है आप। देखो, मैं कहता हूँ सर, जब अच्छा समय हो ना, वो मेहनत करने का समय होता है। जब समय अच्छा चल रहा हो तो जम के मेहनत करो, ताकि अच्छा समय है तो छोटा सा काम करोगे, रिजल्ट बड़ा सा मिलेगा। लेकिन जब बुरा समय है, वो समय होता है एक्सपेरिमेंट करने का। भरपूर एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि रिजल्ट तो आपको मिलना ही नहीं है, तो ये भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, वो भी करके देख लो, ठीक है। लेकिन गलती आदमी क्या करता है, बुरे समय में तो मेहनत कर लेता है,
लेकिन अच्छे समय में वो चद्दर तान के सो जाता है कि अब तो अच्छा समय आ ही गया, वो मेहनत करने का समय है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। सागर जी, रेडी फॉर द रैपिड एकदम फायर? रेडी सर। चलिए, तो अगर एक सुपर पावर आपके पास में हो सके तो वो क्या होगी और क्यों? मेरी नींद खत्म हो जाए और मैं नींद खत्म होने के बाद मैं परेशान ना हूँ, मैं 24 घंटा जग के अपना काम करता रहूँ। क्या बात है जी। सबसे हिलेरियस सेल पिच आपने कभी भी सुनी हो या की हो कभी? शुरुआत में जब सेल्स इंडस्ट्री में घुसे थे तो मेंटर ये सिखाए थे कि जब तक बेच ना दो, घर से मत निकला करो, जिसके भी घर जाओ। तो मैं जिसके घर गया था 8 बजे के आसपास गया था और 2:30 बजे के आसपास उसके घर से निकला। हालांकि बेच दिया था, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि उसकी वाइफ, जिसके सामने बैठा था मैं, उसकी वाइफ, उसके बच्चे मुझे कितनी गाली दे रहे होंगे, ये बाद में एहसास हुआ मुझे। लवली। विच बॉलीवुड डांस नंबर कैन यू एब्सोल्युटली नेल एट अ पार्टी? ऐसे तो डांस करते ही नहीं है वैसे, लेकिन सलमान खान का डांस मुझे पसंद है क्योंकि कुछ होता नहीं है, तो आपको बस हाथ पैर हिलाना होता है, वो हो गया, तो वो मैं कर देता हूँ। सही है। बुद्धि या बल? दोनों। क्या बात है, क्यों? बुद्धि नहीं है तो बल का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और अगर बल नहीं है तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सही है। कोई फिल्मी डायलॉग जो आप अपने किसी मोटिवेशनल स्पीच में यूज करते हैं? मोगेम्बो खुश हुआ, मैं अक्सर घर में भी कहता हूँ। अच्छा। हाँ। मुगेम्बो खुश हुआ, सही है। किसी एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपको डिनर करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? विवेकानंद। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी से जितना कुछ मैंने सीखा है, एक्सेप्ट भगवान राम एंड कृष्ण, जो कलयुग में जो आए हैं, वो सबसे ज़्यादा विवेकानंद थे। क्या बात है। अगर लिफ्ट में किसी सेलिब्रिटी के साथ में आप बंद हो जाएं, अटक जाएं मतलब के, तो कौन होंगी वो सेलिब्रिटी और क्यों? कोई भी हो, मुझे क्या मतलब, मैंने बात तो करना नहीं है। देखो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो सेलिब्रिटी देख करके कैमरा निकाल ले फोटो करने के लिए। मैं मानता हूँ सामने वाला अगर बात करने आया तो मैं मानूंगा, नहीं मैं तो नहीं करने वाला बात। वो उतना ईगो है अपने में, और उस ईगो मेरे को पसंद है, मैं प्यार है उस ईगो से। ओके। सुबह की जॉगिंग या लेट नाइट वर्कआउट? लेट नाइट वर्कआउट। रामायण और महाभारत? रामायण। रामायण या महाभारत का वो कैरेक्टर जिससे आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हो, बाप रे बाप। और जिसके साथ आप अपने आप को जुड़ पाते हो, जिससे? जोड़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं बनने की कोशिश ज़िंदगी भर करता रहूँगा, लेकिन वो होगा नहीं कभी भगवान राम की तरह। क्या बात है। एक बेहद इम्पोर्टेंट लेसन जो आपने रामायण या महाभारत से सीखा हो? ये कि टफ टाइम होता है जब आपको अपनी असली ताकत दिखानी होती है, अच्छे टाइम में तो दुनिया आपको अपनी ताकत दिखाती है। क्या बात है। नॉलेज और एक्सपीरियंस? दोनों। वेल्थ और रिस्पेक्ट? दोनों। अचीविंग गोल्स और एंजॉइंग द जर्नी? एंजॉइंग द जर्नी। अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी, किसकी ऑटोबायोग्राफी आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है? महात्मा गांधी। अगर आपको हिस्ट्री में किसी एक इवेंट को जाकर के रोकना हो तो किसको रोकना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडिंग। लवली। और एक लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए? ज़िंदगी में कई बार होता है हम रास्ते को मंजिल मान लेते हैं, स्टिक हो जाते हैं उस रास्ते से कि इसी रास्ते पर चल के ही मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। ये गलत है। स्टिक होना है तो मंजिल से हो, रास्ते से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में फेल हो रहा है, नेवर क्विट उसने कहीं पढ़ लिया, अब नेवर क्विट कर करके उसने 5 साल 10 साल उसी काम में लगा दिया। सर, ये आपको समझना पड़ेगा, ज़िंदगी में हर काम आपके लिए नहीं है और आप हर काम के लिए नहीं हैं। तो समझ जाओ, 1-2 साल हो गए हैं, नहीं सक्सेस मिल रहा है तो रास्ते बदलो। रास्ते कभी मंजिल नहीं होते, रास्ते मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। क्या बात है जी। थैंक यू सो मच सागर जी फॉर सच एनलाइटनिंग एंड मोटिवेटिंग insights that you shared with our audience। बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट और काफ़ी एनर्जी से भरपूर आपने आंसर दिए। इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच मच। फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।